Alright, so let's start AC generator. So what is AC generator? जल्दी से बताइए, पहले आप लोग बताइए what is AC generator. So AC generator is that device which converts the mechanical energy into electrical energy. तो सबसे पहले अगर AC generator की बात की जाए तो इसकी definition क्या होनी चाहिए? A device which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और डीसी मोटर क्या होता है? डीसी मोटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना. ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है. ओके, तो डेफिनेशन आप लोगों को आती है, बहुत अच्छी बात है साहब. अगर इसकी बात की जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सो व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या होता है इसका? What is the principle of AC generator? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. EMI पर बेस्ड है ना. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारी चीजें, बाकी तो फिर आप समझदार हो, लिख सकते हो. इट इज द बेस्ड ऑन दिस, ये सारी चीजें. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, प्रिंसिपल आप लोगों को पता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Very good. So whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, then an EMF or current will be induced in the coil. Such phenomenon in which due to the changing of magnetic field or magnetic flux, current or EMF would be induced is known as electromagnetic induction. तो हमारा काम यहीं पे यहाँ पर यही रहेगा क्या, कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेकर के आए जिससे कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट करवा सके, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप करवा सके. तो जनरेटर, अगर जनरेटर कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, नाम दे रखा है जनरेटर, एक्चुअल में कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, कन्वर्ट करता है ना. मोर अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए था एसी कन्वर्टर. ठीक है, जिसको जो मैकेनिकल एनर्जी से एसी में कन्वर्ट करता था, लेकिन अब शुरू से नाम दे रखा है जनरेटर, तो हम जनरेटर ही बोलते हैं इस. ठीक है. अच्छा, दिखता कैसा है ये? तो दिखता तो बहुत अच्छा है. दो तरीके हैं, यहाँ दोनों बना देता हूं आपके लिए डायग्राम. एक इसको सीधा रख देते हैं और एक इसको लिटा देते हैं. ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बीच में हम क्या रख देंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल. ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रंट वाला डायग्राम कि दो मैग्नेट ऐसे रख रखे और एक कॉइल को हमने ऐसे रख दिया. और एक दूसरा डायग्राम भी बना रहा हूं मैं, जब ये जो एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा उसको काम में ले लेंगे, इससे भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मजा नहीं आया इस वाले डायग्राम.
ठीक है साहब। तो दो हमने परमानेंट मैग्नेट ले लिए, परमानेंट मैग्नेट भी ले सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी ले सकते हो। बेसिकली हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें हमने क्या प्लेस करनी है, एक कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग कॉइल ली तो एक सिंपल आप ये मान सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप का एक मैंने वायर ले रखा है और बीच में से यहाँ से इसको कट कर दिया ताकि दो टर्मिनल्स मैं अचीव कर सकूं। ये इसके दो टर्मिनल ले लिए, ये वायर के ऐसे। ठीक है, इस वायर के टर्मिनल्स को हम सीख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अब इसके अंदर हमें लगानी होती है दो स्लिप रिंग्स। क्या लगानी होती है? स्लिप रिंग। डीसी मोटर में आती है स्प्लिट रिंग, एक रिंग होती है, उसको बीच में से काट दो, स्प्लिट कर दो, स्प्लिट रिंग। इसमें पूरी की पूरी रिंग लगती है, और कितनी लगती है? दो रिंग्स लगती है। उनको क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्लिप होती है, सिंपल, इसलिए इनका नाम क्या है? स्लिप रिंग्स। कैसे स्लिप होती है तो देखो यहां पर, तो देखिए यहां पर मैंने एक वायर को तो सोल्डर कर दिया है इस एक स्लिप रिंग पर, और दूसरी वायर है वो इसमें से इस तरीके से पास हो गई है, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा रखी है? इंसुलेशन, यानी कि कवरिंग। जैसे कॉपर वायर नॉर्मल होता है, उस पर प्लास्टिक की कवरिंग हमारे वायरिंग के अंदर जो रहती है उस तरीके से। ठीक है, ताकि ये मेटेलिक रिंग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। ठीक, फिर इस वायर को भी हमने एक दूसरी रिंग ली और उससे क्या कर दिया? सोल्डर कर दिया। तो ये दूसरी स्लिप रिंग हो गई, और इसको यहां पर इसके साथ सोल्डर कर दिया। सोल्डर करने से हुआ क्या है? बेसिकली अब ये इसके साथ फिक्स हो चुकी है। जब ये स्लिप रिंग घूमेगी या ये कॉइल घूमेगी तो उसके साथ साथ ये जैसे ऐसे फिक्स, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया तो ये घूमेगी, तो ये वायर भी घूमेगा, या इसको घुमाऊं तो ये रिंग भी घूमेगी। समझ में आती है बात? तो यहाँ पर दो सोल्डरिंग कर दिए। इन दोनों रिंग से हम अटैच कर रहे हैं कार्बन ब्रशेस या मेटेलिक ब्रशेस। एक्चुअल में इनको बोलते हैं बुशेस, बुश। ठीक है, लेकिन ब्रशेस भी बोल देते हैं आप थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये होता है एक सॉलिड, अगर बाजार में जाओगे ना लेने तो आपको एक इतना सा बहुत इतना सा ऐसा पीस मिलेगा, आपको ऐसा छोटा सा पीस मिलेगा, इतना सा ही ब्लैक कलर का, उसको बुश बोलते हैं। ये ऐसा सॉलिड, कोई ब्रश व्रश दिखेंगे नहीं आपको, उनको बुश बोलते हैं। लेकिन अभी समझने के लिए आप ये मान लो कि एक तरह से जैसे टूथ ब्रश है ना, या तो उसके ब्रशेस जो होते हैं उसकी जगह हमने कौन से ब्रशेस ले लिया? मेटेलिक ब्रशेस या कार्बन ब्रशेस। कार्बन का कौन सा फॉर्म? ग्रेफाइट। क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर कार्बन तो कंडक्ट करेगा नहीं। मैंने कहा भाई ऑल आउट के अंदर रॉड होती है कि, तो सर वो तो हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी जनरेट हो रही है। तो मैंने कहा पेंसिल है, कि वो तो ग्रेफाइट है। मैंने कहा वो भी तो कार्बन का ही फॉर्म है ना। तो बेसिकली कार्बन का फॉर्म कौन सा? ग्रेफाइट। कार्बन जब बोलते हैं हम उसका मतलब क्या है? ग्रेफाइट, विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑल्दो कार्बन इज अ मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री, ग्रेफाइट। तो ये हो गए साहब ब्रशेस। इस ब्रश को लेने से हुआ क्या कि अब ये जो ब्रश है ना, तो ये रिंग जब स्लिप होगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वायर से हमेशा क्या, ये इन ब्रशेस से हमेशा क्या रहेगी? कांटेक्ट में रहेगी। कहीं पे कोई कांटेक्ट छूटेगा नहीं इसका। ठीक है, इसका ये रीजन है। ठीक, अच्छा, ये इसके हो गए दो टर्मिनल्स, ये दो टर्मिनल। इन दो टर्मिनल के अक्रॉस ही आप अपना लोड सर्किट, यानी कि जो भी डिवाइस है, आपको एक्चुअल में करना क्या है? करंट लेनी है, और करंट लोगे तो उससे क्या करोगे? कुछ ना कुछ क्या करोगे? करंट का यूज क्या करोगे? बल्ब जलाओगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज करोगे। तो आप यहां पर बल्ब लगा दोगे। तो ये बल्ब लगा दिया साहब मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जनरली बल्ब ना शो करके इसका क्या शो करते हैं, रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इन टर्मिनल्स के बीच में एक्चुअल में क्या लगाया जाता है शो करने के लिए, रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस या सिंपली लोड। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। और अगर आपको करंट का डिटेक्शन करना है तो आप यहां पर एक, हालांकि एसी जनरली उससे मेजर नहीं कर रहे, फिर भी चलो हम यहां पर समझने के लिए भी एक डिफ्लेक्शन के लिए एक गैल्वेनोमीटर या कोई सा भी एक डिवाइस मान लेते हैं जो करंट की डिफ्लेक्शन शो कर देगा समझाने के हिसाब से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, बस ये इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या लिए, दो मैग्नेट है ना, पावरफुल मैग्नेट ले लिए। ये पावरफुल मैग्नेट मैंने अभी यहाँ पे बना रखे हैं हॉर्सशू टाइप के मैग्नेट। सबसे सिंपल डायग्राम, किसी को कुछ भी नहीं आया तो आप क्या बना दो, ये N, ये S और ये कॉइल, खत्म। और इस कॉइल से दो स्लिप रिंग बना दो, एक को इस यहाँ तक भेज दो, एक को यहाँ तक भेज दो, ये खत्म, ये खत्म, और ये डायग्राम बन गया साहब आपका एसी जनरेटर। ठीक है, बस इतना सा सिंपल डायग्राम। ठीक, फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड शो कर दो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे लेटा रखा है, दो मैग्नेट ऐसे हैं, कॉइल ऐसे रखी हुई है मैग्नेट के आमने सामने। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर देता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, है ना, आई कैप डायरेक्शन में। ये इसकी है एक्सिस, कौन सी एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे। इट इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ कॉइल। अच्छा, कॉइल को भी हमने एक नाम दे रखा है आर्मेचर। कॉइल को ही क्या, इस कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल को ही क्या बोलते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है। सो अब इसको घुमाएंगे कैसे, तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर हम एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं प्रैक्टिकली। जब हमें बनानी होती है तो यहां पर एक शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं, और शाफ्ट से आप ब्लेड्स यानी कि विंग्स कनेक्ट कर देते हैं। अब ये विंग्स घूमेगी तो ये शाफ्ट घूमेगी। तो मान लीजिए ये रोटेशन हम ऐसे देने वाले हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, हम कैसे घुमाने वाले हैं इसको, इस तरीके से। ठीक, तो एक तो तरीका ऐसा है, या दूसरा तरीका किसी को हाथ से घुमाना हो तो ये लो हैंडल बना दिया मैंने, ये लो पकड़ के, जैसे गन्ने का जूस वाला घुमाता है, आप इसको घुमाना चालू करो, ये घूमेगी। तो मेन काम है हम मैकेनिकली हम इसको घुमा रहे हैं, यानी कि वी आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी टू द कॉइल, देन इट विल बी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कन्वर्टिंग द एसी। अब कन्वर्ट कैसे होगी, ये तो हो गया साहब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर आगे सबसे पहले पावरफुल मैग्नेट्स, है ना, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक, सेकंड हो गई इसकी, सेकंड कंस्ट्रक्शन का पार्ट आर्मेचर। व्हाट इज आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल हैविंग इंसुलेटेड वायर। इसके अंदर जो एक चीज शो नहीं करी, और ज्यादा इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करवाना है तो इस कॉइल को हम एक्चुअल में किसके ऊपर रखते हैं, सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर पर। जैसे आपने गैल्वेनोमीटर वगैरह के अंदर ये देखा था, तो इसकी इस तरीके से करी थी, बस वो क्लैरिटी के लिए हम इस पे शो नहीं कर रहे, तो ज्यादा अच्छे से सारी चीजें पास हो, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, उसके लिए हम इसके, ये इसको किसके ऊपर हमने लपेट रखा है, इस सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन कोर पर। ठीक है, अच्छा, तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट आर्मेचर हो गया, तीसरा कंपोनेंट ये कहलाती है क्या, स्लिप रिंग्स, जो स्लिप होती रहती हैं। एक को बोल दो R1, एक को बोल दो R2, या फिर S1 S2, जो आप नाम देना चाहो, जो अच्छा लगे। रिंग ले रहे हो तो R1 R2, स्लिप ले रहे हो तो S1 S2, है ना। ये है आपके कार्बन ब्रशेस या ब्रशेस। एक को बोल दिया B1,
और एक को बोल दिया B2, ठीक है। तो दीज आर द ब्रशेस। एक्चुअल वर्ड वैसे मार्केट में जाओगे लेने तो बुशेस, बुश बोला जाएगा, है ना, BUSH, बुश, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस हो ही गया आपका, सिंबल दे देते हैं R। तो बस यही पार्ट्स हैं, एक परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरा आर्मेचर कॉइल, तीसरा स्लिप रिंग, और फोर्थ, समझ में आ गया, एंड फिफ्थ ज्यादा से ज्यादा लोड रेजिस्टेंस अगर आपको लेना है तो, जहां पर आप क्या ऑब्टेन करने वाले हो, AC आउटपुट। इसके अबाउट ही आपको AC आउटपुट यानी कि AC करंट मिलेगी इन दो टर्मिनल्स के बीच में। कैसे मिलेगी अब देखते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, जल्दी से इसकी वर्किंग समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हो गया इंपॉर्टेंट, AC जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल टॉपिक है, डायरेक्ट 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। व्हाट इज AC जनरेटर, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, राइट डाउन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये डायरेक्ट 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब वर्किंग कैसे करेंगे। हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, नामकरण संस्कार भी कर दिया जाए इसका, ABCD, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, PQRS व्हाटएवर यू लाइक, ठीक। इसको अगर हम इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं तो CD किधर जाएगी और AB किधर जाएगी। CD शुरू में कहां जाएगी, अभी ऐसे लेटा रखा है तो नीचे, और AB ऊपर। तो यहां पे शो कर देता हूं मैं, ये हो गई अप और यहां पर हो गई ये डाउन। क्या, मोशन, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो बेसिकली हमारे पास दो रूल है जो फ्लेमिंग ने दिए थे, एक है FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक है MBI योयो। FBI MBI, एक तरफ फादर एक तरफ मदर, लेफ्ट पे फादर राइट पे मदर, ये MBI FBI, समझ में आता है, ठीक है। ये वाला रूल कब लेते हैं FBI वाला, जब करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर पे फोर्स पूछा जाए। कंडक्टर पे फोर्स का मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाई जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, तो कंडक्टर की मोशन किधर होगी, यानी कि उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अगर कंडक्टर मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया जाए तो करंट किधर इंड्यूस होगी, तो इंड्यूस के लिए राइट हैंड रूल, समझ में आती है। तो ये दो रूल है FBI MBI, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सो ये हो गई साहब मोशन इसके ऊपर। यहां पे मैं डायग्राम बनाऊं तो मोशन को मैं M से लिख रहा हूं, है ना, FBI और MBI, M बोले तो मोशन, स्पीड आप V भी लिख सकते हो, VBI ऐसे भी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। अब पहले हम अपना लॉजिक समझेंगे, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे। लॉजिक क्या बोलता है, अभी राइट नाउ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो रहा है। राइट नाउ दो मैग्नेट ऐसे रख रखे और मैंने एक कॉइल को लेटा रखा है ऐसे, ठीक है। अभी बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो रहा है, 0, है ना। क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, ये कॉइल लेटा रखी तो एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, BA cos थीटा, BA cos 90, 0। सिंपल सी बात है। प्लेन से तो बस ये टेंजेंशियली तो पास हो रहा है, इसका मतलब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा। हम मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, जो एरिया से परपेंडिकुलर एंटर करे, पास हो, ठीक है। तो इसके एरिया में से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अभी पास, लेकिन जैसे ही मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी, अभी मान लो कि ये हैंडल लिया, इसको घुमाया मैंने, तो ये ऊपर जैसे ही आई, क्या इसमें से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना स्टार्ट हो गई। उनके जो एरिया वेक्टर की तरफ कंपोनेंट होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट होना चालू हो गया, मतलब इसमें स्टार्ट होने लग गया, 0 था, 0 से कुछ हुआ, जैसे जैसे मैं इसको ऐसे करता जाऊंगा, अभी ऐसे लेटा हुआ है, जैसे जैसे बिल्कुल ऐसा कर दूंगा, तो क्या अब इस टाइम पे सारा का सारा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब इस रोटेशन तक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ चुका होगा,
जीरो टू मैक्सिमम, और फिर इसको जब इधर ऐसे कर दूंगा पूरा का पूरा वापस जीरो हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं क्या कि एक कंप्लीट हाफ रोटेशन के अंदर, कितनी रोटेशन में, हाफ, अभी ये ऐसे और ऐसे कर दिया, इस हाफ रोटेशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हुआ। कैसे हुआ, इसमें भी पहले यहां से यहां तक में जीरो टू मैक्सिमम हुआ, देन मैक्सिमम टू जीरो हुआ, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वापस अब जीरो से। तो अभी देखेंगे वो क्या होगा, पहले हम हाफ रोटेशन को समझ रहे हैं। हाफ रोटेशन में दो चीजें हुई, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो। तो इनिशियली देयर वाज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर वाज जीरो टू मैक्सिमम का मतलब चेंज इन डेल्टा फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज क्या आया, मैक्सिमम और पॉजिटिव आया, है ना। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हाफ रोटेशन में जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, कुछ इसी तरह की साइकिल नजर आ जानी चाहिए आप लोगों को, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, ठीक। अच्छा, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है, कंटिन्यूएशन में चेंज आ रहा है हाफ रोटेशन में, तो अगर चेंज आता है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलता है कि इसमें, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, डजंट मैटर कि सर्कुलर हो, कॉइल किसी भी एरिया से, ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ कॉइल, then an EMF and hence electric current will be set up or induced in that coil। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक करंट इंड्यूस होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। कैसे जनरेट होगी, विच इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, VBI या MBI। V बोले तो स्पीड, है ना, तो मोशन या स्पीड आप जो भी मानना चाहो। तो जल्दी से अब बताइए, AB के लिए पूछ रहा हूं मैं कि AB में करंट किधर जाएगी, A to B या B to A। तो करके देखिए सब लोग राइट हैंड रूल को, आपका राइट हैंड लो, ये है B। तो सबसे पहले आपको अगर दिक्कत आए तो पहले फर्स्ट फिंगर खोल लो, फर्स्ट फिंगर को आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लो और फिर इसको ऐसे 90 डिग्री वाला सिस्टम बना लो। अब B आपने कर रखा है, इसके बाद आपको क्या करना है, मोशन, थंब आपको ऊपर रखना है। मान लो किसी को ऐसा हो रहा है तो इसको थंब को पकड़ो और इसके अबाउट रोटेट करवाना होता है, ठीक है। तो ये चीज वहीं रहेगी, इसके अबाउट आपको रोटेट करवाना है अपने थंब को। तो अभी कहीं पे भी मैं रख दूं, मुझे थंब किधर लाना है, ऊपर, ये ऊपर आ गया। तो जो मिडिल फिंगर है वो किधर जा रही है, अंदर। अंदर का मतलब A to B। सो करंट विल बी इंड्यूस, जो भी इंड्यूस करंट हुई दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम A to B। समझ में आ गया, AB वायर के अंदर। अच्छा, BC वायर के अंदर करंट क्या रहेगी, जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स और मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल होती है, कुछ भी नहीं। हम इसके लिए पूछ लें इनिशियल लेवल पे, जब रोटेशन हो जाएगा तो फिर क्लोज लूप बनने के कारण तो अपने आप करंट फ्लो होनी ही होनी, ठीक है। जल्दी से इसमें देखिए C से D में, CD किधर जा रहा है, CD वायर जो है कंडक्टर है वो किधर जा रहा है, ऐसे ऐसे कॉइल थी तो ये नीचे जा रही थी, नीचे जा रही है तो मोशन नीचे। हाँ करके बताओ सब लोग जल्दी जल्दी, बेटर राइट हैंड, जतिन राइट हैंड, हाँ वेरी गुड। तो यहां पर देखो, यहां पर कहां गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दिया, इसके अबाउट मुझे घुमाना है, नीचे कर दिया, किधर आ रही है करंट, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, यानी कि C to D। समझ में आ गया। सो इसका मतलब जब ये नीचे जा रहा होगा, ऐसे रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, अब जब तक ये रोटेशन ऐसे चल रहा है और हाफ रोटेशन कंप्लीट ना हो जाता तब तक ये करंट इस तरीके से मूव होती रहेगी। अभी इस टाइम पे देखते हैं कि इस फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या हुआ होगा। फर्स्ट हाफ रोटेशन का मतलब है AB जब कंप्लीटली उधर आ जाए और CD इधर आ जाए तब तक करंट कैसे फ्लो हो रही है, A से B में गई, C से D में आई, ये इधर आई, ये वायर रहा, ये वायर रहा, देखिए कंडक्टिंग मीडियम मिल गया इसको, इसमें से करंट मिली, ये करंट आई, ये फ्लो हो गई, ये फ्लो हो गई, इसका डिफ्लेक्शन इधर आ गया क्या अभी, ठीक है। ये इधर फ्लो हुई, ये इसको मीडियम मिल गया, ये मिल गया, ये इसके अंदर गई, ये इसके अंदर गई, ये ऐसे गई, ऐसे गई, बन गया पूरा पाथ, क्लियर। अब जब ये A की जगह यहां पर D आ चुका होगा
और यहां पर C आ चुका होगा, इस C की जगह B आ चुका होगा और इस D की जगह A आ चुका होगा। तो इसमें खास बात क्या है, खास बात डिपेंड करती है यहां पर, ठीक है। उसको इसका डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं, तो देखिएगा कि ये कैसे बनती है। ऊपर से देखोगे तो कुछ भी अलग चेंज नहीं आएगा, जो कुछ चेंजेस आते हैं वो स्लिप रिंग की वजह से आते हैं डीसी मोटर और एसी जनरेटर के अंदर। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग का ही पूरा पोर्शन है, अदरवाइज ऑलमोस्ट चीजें सेम चल रही है। हाँ भाई, ये है आपका ये सी, ये डी, इधर आपका आ गया ए बी। ध्यान से देखिए, ए वाला जो वायर है वो किस पे कनेक्टेड है, कौन सी रिंग पे कनेक्टेड है? कौन सा वायर पूछा मैंने? ये ए, इधर मतलब ये वाला वायर, ये वायर किससे कनेक्टेड है? R2 पर। और ये वाला वायर R1 पर। जब ये रोटेशन इधर हो जाएगा तो बस इस रिंग तो यहीं के यहीं घूमेगी, इसी पे फिसलती रहेगी। तो ये वाली जब रिंग घूमेगी तो रिंग तो वहीं की वहीं बनी रही और इसी पे टच हुई। ए बी इधर आ गया लेकिन रहा यहीं पे, तो इसका मतलब ये ए बी वाला वायर जो है, क्या वो बेसिकली यहीं पे आया क्या? ऐसे देखो, देखिए इधर। और डी वाला वायर, ये जो डी वाला वायर था, जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगा तो यहीं का यहीं फिसलेगा, बस इधर आ जाएगा। देखिए, समझ में आया क्या? ये कार्बन ब्रशेस भी फिक्स्ड है तो वहीं के वहीं रहे। हाँ भाई, ये सिचुएशन समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट इस फर्स्ट हाफ रोटेशन के अंदर क्लियर है यहां तक की सिचुएशन? चलिए देखिए, अब यहां पर ये मैग्नेट हो गए आपके नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है इधर, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको रोटेशन कैसे दे रहे हैं? अभी भी ऐसा ही। तो ये किधर जाएगा? ये नीचे और ये ऊपर। इसमें करंट ये ऊपर जा रहा है तो इसमें करंट किधर फ्लो होनी चाहिए? C टू D या D टू C? समझ में आती है बात? तो इसमें करंट ऊपर, और B से A में B टू A, है ना? पहले A टू B जा रही थी, अभी B टू A, और उसमें C टू D जा रही थी, अभी D टू C। इसको आगे भेजें और डिफ्लेक्शन देखें यहां पर कि डिफ्लेक्शन सेम साइड में आ रहा होगा या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा। ये करंट हुई, ये करंट हुई, ये करंट, ये करंट, ये करंट इधर आ गई। इधर देखो ध्यान से, बी ए और ये वाला वायर तो नीचे कनेक्टेड है, तो करंट यहां से आई तो डिफ्लेक्शन उधर आ गया, ये गई, ये गई, ये इधर गई, ये इधर मिल गया पार, ये मिल गया। क्या डिफ्लेक्शन पहले इधर आ रहा था, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में चेंज हो गया क्या? फिर से अब ये नेक्स्ट हाफ रोटेशन में ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन पलटी मार के इधर आ जाएगा, इधर 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 इधर। क्या ये हमने अभी हाफ रोटेशन के बाद नेक्स्ट हाफ रोटेशन दिया, वन साइकिल कंप्लीट कर दी। वन साइकिल के अंदर हाफ रोटेशन में डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था और हाफ रोटेशन के अंदर डिफ्लेक्शन उधर आ रहा था। क्या एसी मिल रही है क्या हमें? करंट एसी प्रोड्यूस हो गई। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हम इसको घुमाते रहेंगे और एसी जनरेट करवाते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल अगर आपको बनाना हो कभी तो आप घर पे बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैग्नेट चाहिए, कॉइल बना लो, बस इलेक्ट्रिसिटी तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना? तो यहाँ से आप मैकेनिकली खुद एंडर लगाओ, घुमाओ उसको। तो इसके बेस पर बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती है। पहले हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एप्लीकेशन देख लें इसकी कि कैसे होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जिसके थ्रू मैक्सिमम हम पावर जनरेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अराउंड 500 मेगावाट तक, ठीक है, जिससे अराउंड 5 मिलियन बल्ब्स कैन बी ग्लो।
तो कैसे होती है? तो बड़े बड़े लार्ज स्केल पर जहां पे डैम वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पे इनको कैसे जनरेट करते हैं? तो डैम के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, काफी अप लेवल तक उसको रखते हैं, और नीचे बेस लेवल पर टरबाइंस लगा देते हैं। तो ये टरबाइन ये रही, टरबाइन इज नथिंग बट एक शाफ्ट और उसका पंखा, इसी को क्या बोल रहे हैं? टरबाइन। डन। इस टरबाइन को किससे कनेक्ट कर दिया मैंने? सोल्डर कर दिया इस कॉइल के साथ। अब होगा क्या कि ये जो ये व्हील है, इसकी विंग्स हैं, इसके ऊपर से पानी गिराएंगे, तो क्या होगा? पानी गिरेगा तो अभी जो वाटर में स्टोरेज एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी? पोटेंशियल एनर्जी। रुका हुआ था, रुकी हुई के अंदर कौन सी होती है एनर्जी? पोटेंशियल। अब जैसे ही पानी नीचे गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इंपार्टेड ऑन द wings of this turbine. It will start to rotate. एक डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, ये कॉइल घूमना स्टार्ट होगी, कॉइल घूमेगी और आपको क्या मिलती जाएगी? एसी। इस एसी को फिर हम ट्रांसमिट कर देंगे आगे की तरफ पावर स्टेशन पे, पावर स्टेशन से ग्रिड पर, ग्रिड से नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन से सिटीज, सिटीज से फिर हमारे घर पर ये सप्लाई हो जाएगी। बीच बीच में क्या यूज कर लेंगे? ट्रांसफार्मर, जहां जैसा हमें चाहिए स्टेपिंग अप स्टेपिंग डाउन करने के लिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से। तो ये हो गया इसका प्रोडक्शन कहां पर? कमर्शियल वे में। और कहां पर और कैसे करते हैं कमर्शियल में? न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और कैसे करते हैं? स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम की जगह थर्मल पावर प्लांट। हमने क्या किया? कुकर लिया, कुकर की सीटी हटा दी, उसको उससे एक पाइप कनेक्ट कर लिया, पाइप कनेक्ट करके, और यहाँ पे खुद प्रैक्टिकल बना रहे छोटा डिवाइस, तो यहाँ पे अब जो मैं स्टीम ले रहा हूँ डायरेक्ट इस पर करवाऊंगा तो क्या होगा? स्टीम एनर्जी इसको मिलेगी, स्टीम एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू द टरबाइन, टरबाइन विल रोटेट, turbine will rotate, that means the armature will rotate, AC will be produced, ठीक है। तो ये हो गए थर्मल पावर प्लांट में इसका बड़ा रूप है ना। स्टीम, वाटर बॉईल किया जाएगा, बॉइलिंग वाटर से स्टीम मिलेगी, स्टीम्स को कहां पे फ्लो करवा देंगे? टरबाइंस पर, टरबाइन से क्या जनरेट कर लेंगे? AC, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो स्टीम की जगह वहां पे न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। राउत बाटा के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पर, ठीक है। और आप घर पे करना चाहो तो बहुत सारी चीजें अलग अलग बना सकते हैं। अच्छा, मिसकंसेप्शन ये नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं होना चाहिए साहब? कि हमें कॉइल को ही रोटेट करना है। EMI ये बोलता है if there is change in magnetic flux linked with the coil, it means whether the motion of coil is there or magnet is there, doesn't matter, there should be change in magnetic flux. मान लो मैं कॉइल को रोटेट रखूं और कैसे भी करके एक मैं इस तरीके का मैग्नेट बना लूं और इस मैग्नेट को इसके चारों तरफ घुमाऊं। सोचो ये वाला मैग्नेट ऐसे, अभी ऐसे था, इसको ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा तो इसमें से पास होना चालू हो जाएगा। चारों तरफ इसके अगर एक मैग्नेट, रोल वाला मैग्नेट जो होता है ना, इस तरह का चूड़ी टाइप का, इसके अंदर मैंने कॉइल रख दी और इसके चारों तरफ घुमाऊंगा तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हाफ कट कर दिया ताकि पोल्स बने रहे, इसको घुमाएंगे चारों तरफ, चेंज होता जाएगा। तो कॉइल को फिक्स कर दो, कॉइल को फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसको घुमा रहे हो, घुमा आप कैसे भी सकते हो, ठीक है। तो इसके तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस, एक्सरसाइज डिवाइस बना सकते हो। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के थ्रू कॉइल हमने अटैच कर दिया, मैग्नेट अटैच कर दिया, या तो मैग्नेट घुमवा लो साइकिल से या कॉइल घुमवा लो, और उससे बल्ब। तो एक ऐड आता है, आपने देखा हो तो बीच बीच में टीवी पर, कभी HDFC बैंक या किसी का, जिसके अंदर एक आदमी साइकिल चला रहा होता है और बल्ब ग्लो करवाता है। अगर कभी टीवी पे ऐड देखा हो आपने तो, नहीं देखा, ठीक है। कुछ बच्चों को देखा हो जो साइकिल घुमाते हैं और उसमें छोटे छोटे LED लगा देते हैं, है ना। 3 Idiots लास्ट पोर्शन, ठीक है। सो ये सारा इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। AC की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ भाई देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसकी रोटेशन की स्पीड ओमेगा हो, है ना, तो और थीटा शुरू के अंदर यहाँ पर इसका एंगल हो कॉइल का,
तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बोलते हैं, NBA cos थीटा, फाई क्या होता है, NBA cos थीटा, और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको लिख सकते हैं NBA cos ओमेगा टी। तो अकॉर्डिंग टू ईएमएफ जो जनरेट होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। एन में ले ही चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, इट विल बी आउटसाइड टू द डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू, ये NBA ओमेगा को लिख दूं E नॉट, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी आ गया साहब AC EMF। और अगर मैं इसमें करंट पूछूं तो